हेलो बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 4, यानी कि चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4। और इसमें हम पढ़ेंगे जो कल की वीडियो में से जो टॉपिक रह गया था उसको, और टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव में संबंध। अब विद्युत विभव या विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के दोनों में रिलेशन क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में हम रिलेशन पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। और रिलेशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले ये देखो, हम विभव के बारे में कुछ समझते हैं, जो कि हमने पढ़ रखा है, वहीं से कुछ चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर KQ अपॉन में स्मॉल r। इसका मतलब ये है कि जो विभव है ना, वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव के मान में क्या आती है, कमी। ये चीज़ हम पहले से जानते हैं और विभव में ये हमने पढ़ा है। अब सुनो, जैसे जैसे जब विद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ने पर, विद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ने पर विभव घटता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ने पर विभव क्या होता है, घटता है। कैसे घटता है, देखो यहाँ पे चार्ज ले लिया मैंने, यहाँ पे Q चार्ज है। इससे मैं अगर मैं यहाँ से विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन के लिए विद्युत बल रेखा बनाऊं तो ऐसे बनेगी, अगर ये प्लस Q चार्ज है तो। क्लियर है? अब सुनना ध्यान से, यहाँ मान के चलो दूरी है 1 मीटर, यहाँ दूरी है 2 मीटर, यहाँ दूरी है 3 मीटर और यहाँ दूरी है 4 मीटर। ऐसे बढ़ते बढ़ते हम आगे की तरफ जा रहे हैं। तो इस जगह पे विभव कितना होगा, KQ अपॉन में 1। इस जगह विभव कितना होगा, KQ अपॉन में 2। इस फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ मैं, इस वाले से। यहाँ पे KQ अपॉन में 3, यहाँ पर KQ अपॉन में 4। अच्छा मुझे बताओ, सबसे ज़्यादा विभव कौन सा है, KQ अपॉन 1। इससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम ये, तो सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये। मतलब लगातार छोटा होता जा रहा है विभव। विभव का मान लगातार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है? अब सुनो, ये कम कब हो रहा है, जब मैं कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। विद्युत बल रेखा आगे की तरफ है, तो जैसे जैसे मैं आवेश से बाहर की ओर जाऊँगा, दूर जाऊँगा या विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाऊँगा, तो विभव के मान में लगातार क्या आती है, कमी। तो इसमें से तुमको लिखना क्या है वो सुन लो, मैं अभी बोल रहा हूँ वो एग्जैक्ट सेम टू सेम वही लिख दो। ये लिखना है, विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः दूरी बढ़ने के साथ विभव के मान में कमी होती है। यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ा जाए तो विभव लगातार घटता है। अच्छा, इस चीज़ का यूज कहाँ करेंगे हम, इस चीज़ का यूज करेंगे, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ तुमको, अभी कुछ पढ़ाया नहीं है बट एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं कि ये विद्युत क्षेत्र है, ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पे इस लाइन पर विभव है जैसे कि 10 वोल्ट। अब थोड़ा सा आगे एक और लाइन है, ये तो ए लाइन है, ये बी लाइन है, और बी पर विभव कितना होगा, और मैं तुमको 4 ऑप्शन दे देता हूँ। जैसे कि बी पर विभव होगा, ए ऑप्शन 15 वोल्ट, बी ऑप्शन 12 वोल्ट, सी ऑप्शन 10 वोल्ट और डी ऑप्शन 8 वोल्ट। तो मुझे बताओ इनमें से कौन सा जवाब सही है। हालांकि हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता और ना ही कोई ऐसा तरीका पता है कि हम यहाँ पे विभव निकाल सकें, क्योंकि दूरी नहीं दे रखी दोनों के बीच की, ना इसकी दूरी आवेश से पता है। फिर हम कैसे निकालेंगे, देखो ये 10 वोल्ट है। अब अगर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा आगे बढ़े, विद्युत क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा कहाँ बढ़े, आगे अगर हम बढ़ेंगे तो विभव के मान में लगातार क्या आनी चाहिए, कमी। तो ये आगे की तरफ है, विद्युत क्षेत्र में आगे बढ़ने की ओर है बी लाइन, तो यहाँ पे विभव ए वाली लाइन से कैसा होगा, कम होगा। तो ये ज़्यादा, ये ज़्यादा, ये ज़्यादा और ये कैसा है, कम। क्लियर? अगर ऑप्शन ऐसे ना हो के ऐसे ऑप्शन दे दें कि भाई ए ऑप्शन तो है 15 वोल्ट, बी ऑप्शन है 10 वोल्ट, सी ऑप्शन है सी ऑप्शन इसको 12 वोल्ट कर दो, 12 वोल्ट
और सी ऑप्शन है 10 वोल्ट और डी ऑप्शन यहाँ पर देता है 0 वोल्ट। तो अब आंसर बताओ, ये तीनों तो फिर भी नहीं होंगे, तो इसका आंसर 0 वोल्ट। अगर यहाँ पे इसकी जगह पे -10 वोल्ट कर दें, -10 वोल्ट, तो भी इसका जवाब -10 ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव वाला जो विभव है वो पॉजिटिव वाले से कैसा होता है, कम। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो तुमको क्या लिखना है मैंने बता दिया है, एज इट इज उस चीज़ को नोट कर लो। उसके बाद में अगर ये डायग्राम बनाना चाहो तो बना दो, नहीं बनाना चाहो तो मत बनाओ, और बना देना, क्या दिक्कत है। यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख देना। ये क्वेश्चन है कि ए बिंदु पर विभव या ए लाइन पर विभव 10 वोल्ट है तो बी लाइन पर विभव की गणना करो, लेकिन यहाँ गणना से नहीं निकलेगा, ऑप्शन से निकलेगा केवल। तो ऐसे ऑप्शन लिख देना 4, इनमें से सही ऑप्शन का चुनाव कर लेना कि ये इसका ऑप्शन सही है। बोलो क्लियर। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। देखो इसकी 2 कंडीशन हो सकती हैं, कौन कौन सी पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले केस 1 लेते हैं। केस 1, जब रिलेशन निकाल रहे हैं हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच में। रिलेशन पहला, जब विद्युत क्षेत्र एक समान हो, जब विद्युत क्षेत्र एक समान हो तो इनके बीच का रिलेशन किस तरह डिफाइन होगा। जब विद्युत क्षेत्र एक समान हो केस 1 के अंदर, इसको हम कंप्लीट तरीके से पढ़ते हैं। देखो विद्युत क्षेत्र एक समान है, इसका मतलब बल रेखाएं समान दूरी पर समान दिशा में ऐसे बन जाएंगी। ये बल रेखाएं बन गई। अगर ऐसे है तो इसका अलग अलग डायग्राम मिलेगा तुमको सब जगह, सभी डायग्राम सही हैं। अगर तुम बुक के हिसाब से इस टॉपिक को पढ़ोगे तो टॉपिक तो समझ आ जाएगा, तुम्हारी आरबीएससी के न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे, बट एडवांस न्यूमेरिकल तुमसे नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ो, 2 केस में इसको डिवाइड करके बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आएगा। अब यहाँ पे 2 बिंदु हैं मान के चलो, एक बिंदु है ए और दूसरा बिंदु है मान के चलो बी। इधर एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है। ठीक है, ए बिंदु है, बी बिंदु है। ए बिंदु का जो विभव है ना वो तो है V1 और बी बिंदु का विभव है मान के चलो V2। V2 विभव हो गया। अब एक परीक्षण आवेश को मैं ए से उठा के बी तक ले जाना चाहता हूँ। ए से उठाकर कहाँ लेके जाना चाहता हूँ, बी तक। ए से बी तक मैं इसको लेके जाऊँगा, परीक्षण आवेश यानी कि Q0 को। तो देखो अगर मैं परीक्षण आवेश को, ये विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखा हमेशा प्लस से निकल के कहाँ जाती है, माइनस की तरफ। क्लियर। अगर मैं यहाँ किसी परीक्षण आवेश Q0 को रखता हूँ तो Q0 पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा और इनके बीच में आकर्षण, और इस पर बल इधर लगेगा। और कितना बल लगेगा, Q0E। ये चीज़ हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इधर बल लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो किया गया कार्य है या फिर जो बल है वो विरुद्ध बल काम में लिया जाता है। इस पर बल लग रहा है इधर, तो हमको इसके विरुद्ध बल लगा के इसको इधर ले जाना पड़ेगा और इसी के बराबर इधर बल लगाना है। तो इधर बल प्लस का QE, तो इधर जब बल लगाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का Q0E। क्लियर है। ये चीज़ मैंने पहले बता रखी है, देख लेना। अब थोड़ा समझो। यहाँ पे देखो, यहाँ परीक्षण आवेश पर, यहाँ परीक्षण आवेश पर, यहाँ परीक्षण आवेश पर विरुद्ध बल वो कितना आएगा, F बराबर कितना, माइनस Q0E। इतना विरुद्ध बल लगाना पड़ेगा। अगर हम बल नहीं लगाएंगे तो वो फुल स्पीड से जाएगा, और फुल स्पीड से नहीं जाना चाहिए, ऐसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो जाके पढ़ लें। F बराबर, फर्स्ट वीडियो में बताया था, F बराबर माइनस Q0E। इतना विरुद्ध बल हो गया। अब देखो, माना कि यहाँ से यहाँ तक का जो विस्थापन है ना वो डेल्टा R है। यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन में कितना मान लेता हूँ, डेल्टा R। अब सुनो, विस्थापन देखो, यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन कितना आएगा, विस्थापन यानी कि x वेक्टर बराबर डेल्टा R वेक्टर। इस सबको सदिश रूप में लिखना है। तो बल क्या आएगा, F वेक्टर, यहाँ पे E वेक्टर हम लगा देंगे। माइनस है, इसका मतलब E वेक्टर के विपरीत दिशा में बल लगेगा। उस पर बाह्य बल जो है उसको कहाँ लगाएंगे, E वेक्टर के विपरीत दिशा में। अब देखो हम निकालते हैं कार्य, बाह्य कार्य,
इसको विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य निकालने का फॉर्मूला होता है W एक्सटर्नल या W बराबर बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन ये कार्य का फॉर्मूला होता है। लिखो इसकी वैल्यू। अच्छा W पे वेक्टर लगेगा क्या, नहीं, क्योंकि कार्य कैसी राशि है, अदिश। तो W बराबर F वेक्टर की वैल्यू कितनी, माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। इतना हमने कार्य निकाल लिया। अब हम आते हैं, इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 डाल दिया। विभवांतर की परिभाषा से देखो, विभवांतर की परिभाषा क्या कहती है, विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा ये कहती है कि अगर तुम A से B की तरफ जा रहे हो तो B का विभव माइनस अंतिम बिंदु का विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु का विभव, ये विभवांतर होता है। कितना, V2 माइनस V1 बराबर कितना, W अपॉन में Q नॉट, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, W का मान हम निकाल चुके हैं, ये वहाँ पर रख दो। तो क्या आएगा, V2 माइनस V1 बराबर W की वैल्यू कितनी, माइनस क्यू नॉट ब्रैकेट में लिख दो ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर अपॉन में क्यू नॉट, और क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है x2 माइनस x1 तो हम इसको 11th में क्या लिखते थे, डेल्टा x। अगर लिखा हुआ है P2 माइनस P1 तो हम इसको क्या लिख सकते थे, डेल्टा P। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है V2 माइनस V1 तो इसको शॉर्ट में डेल्टा V भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे जो V क्या होता है, विभव, लेकिन डेल्टा V क्या है, विभवों का अंतर यानी कि विभवांतर। तो V2 माइनस V1 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा V। लिख दो इस चीज़ को, देखो डेल्टा V बराबर, इससे कट गया, क्या बचा, माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। ये रिलेशन निकल के आ गया। तो ये तो क्या है, विभवांतर, और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये इन दोनों के बीच में क्या आ गया है, रिलेशन। और विभवांतर अदिश राशि होती है इसलिए इस पर वेक्टर नहीं लगेगा, और वैसे भी ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में इस साइड में कभी भी वेक्टर नहीं आता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के बाद अदिश राशि प्राप्त होती है। अगर हमको, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, मॉड ले लें इसका, मॉड डेल्टा V बराबर कितना, मॉड ले लेंगे प्लस हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। इसको ऐसे भी हम मॉड लेके लिख सकते हैं। परिमाण इसका इतना होगा, डायरेक्शन से मतलब नहीं है। अब सुनो, ये तो हो गया इसमें रिलेशन। यहाँ से एक चीज़ और देखो, एक चीज़ और समझो कि अगर मान के चलो एक हमने विद्युत क्षेत्र का मात्रक एक पढ़ा था हमने, विद्युत क्षेत्र का मात्रक। विद्युत क्षेत्र का मात्रक ये टॉपिक मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पहले चैप्टर में मैंने ये बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक होते हैं, एक तो न्यूटन पर कूलम और एक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो न्यूटन पर कूलम कहाँ से आया वो तो तुमको समझ में आ गया था, लेकिन वोल्ट पर मीटर कहाँ से आया मैंने बताया था कि ये मैं थर्ड चैप्टर में बताऊंगा। अब टाइम आ गया उसको बताने का। देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फॉर्मूला होता है F अपॉन में क्यू नॉट, अदिश रूप में लें तो F अपॉन में क्यू नॉट। तो यहाँ से इसका मात्रक क्या आता था, F का मात्रक न्यूटन अपॉन में कूलम। एक मात्रक तो ये पढ़ ही लिया पहले। यहाँ पे अदिश रूप में इसका मात्रक यहाँ से निकालते हैं। देखो, अदिश रूप में E बराबर मॉड वाले का क्या आएगा, डेल्टा V अपॉन में डेल्टा R, अगर हम अदिश रूप में लेते हैं तो। ठीक, अब यहाँ से इसका मात्रक बताओ, डेल्टा V का मात्रक वोल्ट और डेल्टा R क्या है, विस्थापन, और विस्थापन का मात्रक मीटर। तो इसका एक मात्रक और आ गया वोल्ट प्रति मीटर। कैसे आया, कहाँ से आया, इस चीज़ को एक बार ढंग से क्लियर कर लो। हालांकि तुम ये सोच रहे होगे कि वेक्टर कहाँ गया, भाई वेक्टर के बाद क्या आएगा, E dr cos थीटा लिख सकते हैं। cos थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच का कोण। वेक्टर हटाने पे cos थीटा का कोई मात्रक होता ही नहीं है, तो उसका मात्रक यहाँ पे इसको इफेक्ट नहीं करेगा, होगा भी तो नहीं करेगा, और नहीं डायरेक्ट हम ले ही लेंगे। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक होते हैं, न्यूटन पर कूलम और एक होता है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर कहाँ से आया मैंने तुमको बता दिया है, और ये चीज़ फिर से आगे जाके दोबारा प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहला केस था, यहाँ पे हमने रिलेशन निकाल दिया है। अब फर्स्ट केस के हिसाब से इसके न्यूमेरिकल कैसे कैसे बन सकते हैं, वो न्यूमेरिकल हम कुछ सॉल्व कर लेते हैं, फिर सेकंड केस की तरफ
चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिया है मैंने, और क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि दो प्लेट हैं या दो कोई भी सतह हैं ए और बी। ए पर विभव है 20 वोल्ट, तो बी पर विभव की गणना करनी है। अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र 10 न्यूटन पर कूलाम है और इधर दोनों के बीच का जो विस्थापन है वो कितना है, 2 मीटर। यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर है, ए से बी की तरफ। ए से बी की तरफ ही तो विद्युत क्षेत्र है, और विस्थापन की दिशा किधर है, वो भी ए से बी। कैसे पता चला भाई, यहाँ पर ऑलरेडी एक प्लेट का पता है, तो अब हम अज्ञात को निकालेंगे तो इधर जा रहे हैं, सही है। अगर ये बी प्लेट, ये ए प्लेट है, बी प्लेट यहाँ ना होके यहाँ होती और विद्युत क्षेत्र होता ऐसे, विद्युत क्षेत्र ऐसे, तो हमारा विस्थापन 2 मीटर इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता। समझ गए विस्थापन की डायरेक्शन। अब सुनो, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा गया है कि बी प्लेट पर विभव कितना होगा, तो हमारे पास जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को लगा दो, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या था, डेल्टा बी बराबर, डेल्टा बी कैसे लिखते हैं, डेल्टा बी का मान बी वी माइनस वी ए। क्लियर है, बी वी माइनस वी ए बराबर, फॉर्मूला क्या था, माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। क्लियर है। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखो वी वी माइनस वी ए का मान कितना है, 20 बराबर प्लस का 20 है वी ए का मान, ए प्लेट पर विभव बराबर माइनस ई डॉट डेल्टा आर इंटू कॉस 0। अब कई सोच रहे होंगे कॉस 0 कहाँ से आ गया, भाई डॉट प्रोडक्ट हटाया तो कॉस आया। कॉस के लिए एंगल थीटा लिया जाता है, थीटा होता है ई वेक्टर और डेल्टा आर के बीच में। अभी मैंने बताया कि ई वेक्टर इधर है और हम अज्ञात प्लेट भी इधर ही है, तो ये तो डायरेक्शन है ई वेक्टर की और ये डायरेक्शन है किसकी, डेल्टा आर वेक्टर की। क्लियर है, दोनों डायरेक्शन सेम है तो थीटा बराबर 0, थीटा 0 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। बी वी माइनस 20 बराबर, यहाँ पर माइनस ई का मान कितना है, 10 न्यूटन पर कूलाम, इंटू डेल्टा आर का मान विस्थापन 2 इंटू कॉस 0 का मान कितना होता है 1। तो यहाँ से वी वी बराबर माइनस 20 और ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 20 और बराबर में क्या आ गई 0 वोल्ट या 0। तो इस वाली प्लेट पर विभव कितना है 20 वोल्ट और यहाँ विभव क्या हुआ 0। तो देख लो, वैसे भी यहाँ ज़्यादा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे जाएंगे तो घटेगा, घटेगा तो 20 से कम आएगा और 20 से कम आ गया, देखो कितना आया 20 से कम 0। माइनस में आता वो भी कम होता, माइनस में अगर 100 वोल्ट आ जाता तो भी इससे कम माना जाता, ध्यान रखना है यहाँ पर। तो इस तरीके से सवाल हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ, और दूसरा सवाल कुछ इस तरीके से है, देखो समझो। दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये इस डायरेक्शन वायरेक्शन का पूरा चक्कर ही ख़त्म कर देगा। ये सवाल समझ लो, डायरेक्शन में कहीं भी तुमको किसी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। देखो सवाल ये है कि एक समान विद्युत क्षेत्र है 20 वोल्ट प्रति मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र है, ऐसे करके ये देखो एक समान विद्युत क्षेत्र है, समान दूरी पर बनी हुई है, क्योंकि केस फर्स्ट पढ़ रहे हैं जिसमें एक समान विद्युत क्षेत्र की ही स्टडी करेंगे केवल। और इसमें एक वर्गाकार कोई शेप रख देते हैं, ये वर्गाकार शेप है, ये वर्गाकार शेप मैंने रख दिया इसमें, जिसकी प्रत्येक भुजा, इसका नामकरण कर दो ए बी सी और ये डी। इसकी प्रत्येक भुजा 1 मीटर है, प्रत्येक भुजा कितनी है 1 मीटर, ये 1 मीटर हो गई। प्रत्येक भुजा इसकी 1 मीटर है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है 20 वोल्ट प्रति मीटर, 20 वोल्ट प्रति मीटर, इतना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब हमसे पूछा गया है कुछ 2-3 विभवांतर निकाल लेते हैं। जैसे कि पहला विभवांतर है, फर्स्ट हमको किस किस का मान निकालना है, पहला तो निकालना है वी वी माइनस वी ए का मान कितना आएगा, दूसरा निकालना है वी वी माइनस वी हो गया। अब एक रिलेशन ले लो ए और डी के बीच में, वी डी माइनस वी ए, वी डी माइनस वी ए का मान निकालो,
मतलब ए और डी के बीच में विभवांतर, और पहला क्या था, बी और ए के बीच में विभवांतर। और तीसरा रिलेशन निकाल लो सी और डी के बीच में, सी और डी, तो बी डी माइनस बी सी, इसका मान निकालो। और साथ साथ में एक चौथा सवाल और ले लेते हैं इसमें, वो निकालना है हमको बी सी माइनस बी ए, बी सी माइनस बी ए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बी सी माइनस बी ए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। चलो इस सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसका मान निकालो, मतलब ए और बी के बीच में विभवांतर कितना होगा, ए और बी के बीच में। पहला जो पॉइंट है इसको कर लेते हैं, हमको निकालना है बी बी माइनस बी ए। बी बी माइनस बी ए क्या है, ए व बी के बीच में विभवांतर, ठीक है। तो देखो सबसे फर्स्ट वाला सॉल्व करो, जो कि है बी बी माइनस बी ए बराबर, अच्छा मुझे बताओ फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, इस फॉर्मूले के हिसाब से बी बी माइनस बी ए बराबर क्या आएगा, माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू लिखते जाओ, आंसर आते जाएंगे। देखो बी बी माइनस बी ए कब आया होगा, सोच के देखो, बी बी माइनस बी ए कब आएगा, जब हम बिंदु आवेश को उठा के ले जाएंगे ए से बी की तरफ, परीक्षण आवेश को ए से बी की तरफ ले जाएंगे तो आएगा बी बी माइनस बी ए। तो विस्थापन सदिश किधर आएगा, इधर डी आर वेक्टर, इधर आएगा डेल्टा आर वेक्टर, क्लियर है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा और इसके बीच में कितना कोण हुआ, 0 डिग्री। तो इसको ओपन करके मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस, चलो इसके नीचे सॉल्व कर देता हूँ, बराबर माइनस ई वेक्टर या ई डॉट डेल्टा आर, यहाँ पे कॉस 0, ई और डेल्टा आर का मान लिख दो। ई का मान कितना है, बी बी माइनस बी ए बराबर माइनस ई का मान है 20 वोल्ट पर मीटर, इंटू डेल्टा आर का मान 1 मीटर, 1 मीटर इंटू कॉस 0 का मान, कॉस 0 का मान होता है 1, गुणा कर लो। तो बी बी माइनस बी ए बराबर कितना आया, माइनस 20 वोल्ट, ये इसका आंसर आ गया। इतना इनके बीच में विभवांतर होगा, ठीक है। जब बी बी माइनस बी ए निकाला है तो, अच्छा मुझे बताओ, मैं बी ए माइनस बी बी निकालता तो मुझे आना पड़ता बी से ए की तरफ, कोण कितना होगा, कोण कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि मैं अपोजिट डायरेक्शन में आता। अभी देखो सी डी कहीं है, डी सी, ये इसमें बताऊंगा कैसे 180 डिग्री कोण होता है। अब दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल है बी डी माइनस बी ए, डी ए कहाँ है, ए और डी क्या है, बी डी माइनस बी ए मतलब अंतिम बिंदु डी है, प्रारंभिक बिंदु कौन है, ए। तो बी डी माइनस बी ए बराबर, सूत्र सेम यही रहेगा, माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है। अब देखो बी डी माइनस बी ए बराबर माइनस, इसको ओपन करो पहले तो, ई डॉट डेल्टा आर, कोण कितना आएगा, कॉस। बताओ ये डेल्टा आर कौन सा है, जब मैं ए से डी की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे अब की बार आवेश इधर लेके जाना है, ए से डी की तरफ। तो ये डेल्टा आर वेक्टर की डायरेक्शन है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना, कॉस 90। अच्छा कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगी, 0। यहाँ पे एक चीज़ समझो, ये विभवांतर 0 क्यों आया, मतलब ए और डी के बीच का जो विभवांतर है वो 0 क्यों आया। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, जब हम विद्युत क्षेत्र के साथ आगे बढ़ेंगे, भाई अगर ए और बी के बीच में निकालता तो ए बिंदु तो यहाँ पर है और डी बिंदु, बी बिंदु इससे थोड़ा सा आगे है, तो यहाँ पे विभव जैसे कुछ हुआ, उच्च विभव होगा, आगे जाएंगे तो घट जाएगा, और ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, जैसे कि ये आया -20, ठीक है। लेकिन ये बिंदु विद्युत क्षेत्र के साथ इन बिंदुओं पर जाने के लिए विद्युत क्षेत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसके लंबवत बढ़ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब ए और डी दोनों बिंदु समान दूरी पर है, मतलब डी बिंदु आगे नहीं है, आगे होता तो एक कम हो जाता, एक ज़्यादा हो जाता, घटाने पे कुछ ना कुछ आता, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसमें ये बराबर दूरी पर है। तो ऐसी स्थिति में ए बिंदु का और डी बिंदु का विभव समान होगा, और यहाँ पर विभवांतर विभवों का अंतर क्या आ जाएगा, 0। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ
बी डी बराबर बी ए, मतलब डी और ए बिंदु का विभव कैसा है, समान। चलो तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल देखो, बी डी माइनस वी सी। अब इसमें अंतिम बिंदु कौन सा है, डी, और प्रारंभिक बिंदु सी, मतलब इधर जा रहे हैं, तो डेल्टा आर वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी इस साइड में पीछे की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है, मतलब ऐसे हो रहा है कि डेल्टा आर वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई वेक्टर इधर है। इन दोनों के बीच कितना कोण आएगा, 180 डिग्री कोण आएगा इनके बीच में। यहाँ पे 180 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, बी डी माइनस बी सी बराबर माइनस ई डॉट डेल्टा आर, और यहाँ पे कॉस 180, कॉस 180। तो बी डी माइनस बी सी बराबर माइनस ई का मान 20 इंटू डेल्टा आर 1, और यहाँ पे कॉस 180 माइनस 1। तो बी डी माइनस बी सी बराबर प्लस 20 वोल्ट, प्लस 20 वोल्ट आ गया। अब सुनो, चाहे मैं सी और डी के बीच में निकालूं या ए और बी के बीच में निकालूं, कितना आएगा, सेम ही आएगा, प्लस 20। सुनो, जब मैंने ये निकाला बी बी माइनस बी ए तो माइनस 20 आया, क्योंकि इसमें जा रहे थे हम ए से बी की तरफ। अगर हम बी से ए की तरफ आते तो माइनस 20 की जगह क्या आता, प्लस 20। ऐसा ही सेम इसमें देखो, अगर हम सी से डी की तरफ जा रहे हैं, मतलब बी से ए की तरफ अपोजिट ऐसे, तो पॉजिटिव आया है, इधर निकालोगे तो माइनस 20 आएगा। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 4 और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। हमको विभवांतर निकालना है सी और ए के बीच में, और किधर से किधर जाना है, ए से सी की तरफ, मतलब इधर निकालना है। इस डायरेक्शन में है हमारा डेल्टा आर वेक्टर, जो कि विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाएगा, इसके बराबर। ये कोण कितना है, 45 डिग्री। बोलो सही है नहीं है। ये वाला कोण कितना आएगा, 45, क्योंकि इधर वाला भी 45 और इधर वाला भी 45। भाई ये विकर्ण हुआ डायगोनल, और विकर्ण दोनों तरफ 45 डिग्री कोण बनाता है, तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे बी सी माइनस बी ए बराबर, बी सी माइनस बी ए बराबर माइनस ई का मान माइनस 20 इंटू डेल्टा आर। डेल्टा आर कितना होगा, कौन बताएगा डेल्टा आर कितना होगा। डेल्टा आर का मान देखो, डेल्टा आर का मान होगा √2। कैसे पता चला भाई, ये कितना है 1, ये कितना है 1। अगर मुझे ये निकालना है, ये 1 ये 1, तो ये कर्ण है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2, √2 आ जाएगा। √2 इंटू कॉस 45, और बी सी माइनस बी ए बराबर माइनस 20 √2, और कॉस 45 का मान, कॉस 45 का मान बताओ, कॉस 45 का मान 1/√2। √2 से √2 कट गया, और बी सी माइनस बी ए बराबर कितना आया, माइनस 20 वोल्ट। कितना आ गया, माइनस 20 वोल्ट। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, फिर सेकंड केस पे चलेंगे हम। अगला सवाल एक देखो, सवाल दिख गया होगा। यहाँ पे 3 बिंदु हैं ए बी और सी, और तीनों के बीच की दूरी 2-2 मीटर, मतलब एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं ये। अब इन 3 बिंदुओं के बीच में हमको निकालना है विभवांतर। ये 3 सवाल इसमें दिए गए हैं। पहले तो ए और बी के बीच में विभवांतर, फिर बी और सी के बीच में, और एक बी और ए के बीच में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला वाला सवाल बना लेते हैं। कौन सा है, बी ए माइनस बी बी। फॉर्मूला वगैरह सब सेम। फॉर्मूला होगा माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, माइनस ई डॉट डेल्टा आर कॉस। अब कौन पता करना है, हम निकाल रहे हैं बी ए माइनस बी बी, तो हम बी से ए की तरफ आ रहे हैं, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, बी से ए की तरफ, मतलब हम आ रहे हैं ऐसे बी से ए की तरफ। तो डेल्टा आर वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, क्लियर है। और ये विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाएगी, ये वाला, और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ये कितना होता है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री का कोण आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही तो है ई वेक्टर। तो इसके साथ जितना कोण है 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री पे सवाल को हम बना लेते हैं। देखो यहाँ पे एंगल लिख देंगे 60 डिग्री। अब तो सवाल में सॉल्व नहीं भी कराऊँ तो हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बता दिया है। माइनस ई का मान कितना 10 इंटू डेल्टा आर का मान 2 मीटर, और इंटू कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है
sin 30 के बराबर, और sin 30 कितना होता है 1/2, ये आ गया -10 वोल्ट, -10 वोल्ट इसका आंसर है। ठीक है, दूसरा सवाल ये है क्या था, VV माइनस VC। चलो मैं इसमें कोण बता देता हूँ, बाकी तुम कर लेना। कोण देखो, VV माइनस VC मतलब अंतिम बिंदु B, प्रारंभिक बिंदु C से B की तरफ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं C से B की तरफ, ऐसे जा रहे हैं, तो डायरेक्शन ये हुई डेल्टा आर वेक्टर की। कोण बताओ, ई वेक्टर आगे की तरफ है और हम जा रहे हैं पीछे, तो कोण आ गया 180 डिग्री। 180 डिग्री लिख देना, और cos 180 कितना होता है -1। इसको सॉल्व कर लेना। अगले आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल क्या है, VB माइनस VA। ध्यान से समझना, ये थोड़ा अलग है, इसमें कोण निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है तुमको। VB माइनस VA, A और B के बीच में विभवांतर है, तो A बिंदु ये रहा और B बिंदु ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा इसके हिसाब से मॉडिफाई करता हूँ, देखो जब जाके तुमको समझ में आएगा। ऐसे वो त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसे शो कर देता हूँ, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, ऐसे करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऊपर वाला बिंदु ए था, ये वाला बिंदु बी और ये वाला सी। VB माइनस VA, अंतिम बिंदु B, प्रारंभिक बिंदु A, ऐसे जा रहे हैं हम। ये डेल्टा आर वेक्टर की डायरेक्शन है। अब देखो, डेल्टा आर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इनके बीच में जो कोण है ना वो ये वाला है, इनके बीच में कोण ये है। अच्छा, ये वाला कोण कितना होता है 60 डिग्री, कैसे पता चला, ये वाला 60 तो ये वाला भी 60 सेम। अरे किसी भी त्रिभुज में ऐसे। चलो यहाँ नीचे देख लो, ये B पॉइंट है, इसको मैं आगे बढ़ा लेता हूँ। तो एक्चुअल में डेल्टा आर वेक्टर की डायरेक्शन तो ये हुई, तीसरे वाले सवाल में डेल्टा आर वेक्टर नीचे की तरफ है, ये वाला कोण 60 डिग्री है, पूरा 180 होता है, तो ये कितना बचा 120 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना लेंगे 120 डिग्री। कॉस 120 माइनस 1/2 होता है। इसको सॉल्व कर लेना एक बार अच्छे तरीके से, जो भी आंसर आए कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, तो पहले केस को मैंने कंप्लीट कर दिया है, इसके कुछ सवाल भी तुमको करा के बता दिए। अब चलते हैं केस सेकंड, जब विद्युत क्षेत्र एक समान ना हो। अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान नहीं है, मतलब एक बल रेखा मान के चलो ऐसे है, दूसरी बल रेखा मान के चलो ऐसे है, तीसरी बल रेखा कैसे भी हो सकती है, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान नहीं है। अगर एक समान होता तो हर जगह पर इनके बीच का गैप समान होता, जो कि सेम नहीं है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, एक छोटा सा अल्पांश लेंगे, जैसे ऐसे छोटा सा अल्पांश ले लिया। इस अल्पांश के लिए इस वाले और इस वाले गैप को हम बराबर मान सकते हैं, लगभग। तो ऐसी स्थिति में इतने से अल्प गैप के लिए, जिसको मैं dr नाम देता हूँ, अल्पांश विस्थापन, ये अल्पांश विस्थापन है dr। इसमें जो छोटा सा गैप है, इसमें विद्युत क्षेत्र माना कि ई वेक्टर, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट मान सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा चेंज हो रहा है या फिर ना के बराबर चेंज हो रहा है। और इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर अल्प होगा dv। इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कैसा होगा, अल्प। तो देखो, अल्पांश के लिए ऐसे में जब समान ना हो तो समाकलन मेथड चलता है। अल्पांश के लिए विभवांतर, अल्पांश के लिए विभवांतर कैसे निकलेगा बताओ। फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था डेल्टा B बराबर माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा इस तरीके से, dv बराबर माइनस ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। सही है। अब इसका समाकलन कर दो, या संपूर्ण के लिए, संपूर्ण विद्युत क्षेत्र के लिए, संपूर्ण विद्युत क्षेत्र के लिए समाकलन, संपूर्ण विद्युत क्षेत्र के लिए समाकलन करने पर, जब इसका समाकलन करेंगे तो अल्प इतने से क्षेत्र के लिए विभवांतर कितना है dv, और पूरे के लिए कितना होता है डेल्टा v। इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा डेल्टा v संपूर्ण के लिए। तो इधर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन dv बराबर माइनस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर।
इसकी जगह पे डेल्टा बी बराबर माइनस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये फॉर्मूला है कब? जब विद्युत क्षेत्र एक समान ना हो। एक समान हो तो सीधा फॉर्मूला है, बट एक समान ना हो तो फिर ये फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा। अब सुनो, इस फॉर्मूले से क्या निकलेगा? इस फॉर्मूले से निकलेगा, जब इसके नीचे लिख देना, जब E ज्ञात हो तो डेल्टा B का मान ज्ञात किया जा सकता है। इसके नीचे लिख देना, यदि E का मान, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात हो तो विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है इस फॉर्मूले द्वारा। देखो, इसकी रिवर्स कंडीशन ये है कि जब डेल्टा B ज्ञात हो, E ज्ञात करना हो। अभी हमने पढ़ा कि E ज्ञात हो, डेल्टा B तो हम आसानी से निकाल लेते थे, लेकिन डेल्टा B ज्ञात होने पर E का मान कैसे निकालेंगे ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देखो, E कैसी राशि है? सदिश राशि। और सदिश राशि को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, चूंकि E वेक्टर बराबर EX इंटू आई कैप प्लस EY इंटू जे कैप प्लस EZ इंटू के कैप। समीकरण नंबर 1। भाई, सदिश राशि को इस प्रकार लिखा जा सकता है, तीनों अक्षों पर निर्भर करती है। विस्थापन को कैसे लिख सकते हैं? dr वेक्टर बराबर dx इंटू आई कैप dy इंटू जे कैप प्लस dz इंटू के कैप। समीकरण नंबर 2। अच्छा, विभवांतर का फॉर्मूला क्या था? चूंकि डेल्टा V बराबर होता है, सॉरी dB बराबर अल्पांश असमान विद्युत क्षेत्र में निकाल रहे हैं, तो dB बराबर माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इस फॉर्मूले में हमको दोनों मान लिखने हैं, तो लिखते हैं। देखो, dV बराबर माइनस ई वेक्टर का मान, EX इंटू आई कैप प्लस EY इंटू जे कैप प्लस EZ इंटू के कैप। डॉट करना है किसके साथ? dx इंटू आई कैप प्लस dy इंटू जे कैप प्लस dz इंटू के कैप के साथ इसका डॉट करना है। अब डॉट करने का तरीका तुमको 11th में पढ़ा था तुमने, वेक्टर में आना चाहिए। i का i से करेंगे तो 1 आएगा, और i का j और k से करेंगे तो 0 आएगी। ठीक है, ऐसे j का j से करेंगे तो 1 और बाकी से 0। तो इसका आना चाहिए चीज़ तुमको, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे आएगा EX डॉट dx प्लस EY डॉट dy प्लस EZ डॉट dz। ये आ गया। अब यहाँ माइनस को अंदर गुणा करो तो dB बराबर कितना? माइनस EX डॉट dx माइनस EY डॉट dy माइनस EZ डॉट dz। ये dB का मान निकाल लिया हमने। इसको डाल दो समीकरण नंबर 3। अभी E का मान नहीं निकला है, E का मान तो इस फॉर्मूले से निकलेगा। इस फॉर्मूले में EX, EY और EZ के मान लिख दो, E का मान निकल जाएगा। तो EX, EY, EZ कैसे निकालें? इसको निकालने का एक मेथड है, और मेथड सुनो कैसे काम करेगा कि EX कब निकलेगा इस इक्वेशन से? EX कब निकलेगा? जब Y और Z वाले पद 0 हो जाएंगे तो EX निकल जाएगा। EY कब निकलेगा? जब X और Z वाले पद 0 हों। तो ऐसी स्थिति में आंशिक अवकलन करो। कैसे करेंगे समझाता हूं। देखो, आंशिक अवकलन करने पर इसका आंशिक अवकलन करो। जब आंशिक अवकलन करेंगे तो सबसे पहले x के सापेक्ष करो। x के सापेक्ष कैसे होता है आंशिक अवकलन, इसको ध्यान से समझना। ये तो अवकलन का चिन्ह, आंशिक अवकलन का चिन्ह ऐसे होता है। वही चीज़ें सेम, वही फॉर्मूला लगेंगे, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जब हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x के अलावा जो हैं y और z ये सब कांस्टेंट होंगे, और x के सापेक्ष करेंगे तो जब कांस्टेंट का अवकलन करते हैं डेल y बराबर 0 आ जाएगा, और डेल z बराबर भी क्या आ जाएगा? 0। क्योंकि डेल y डेल z का मतलब होता है y और z में परिवर्तन, और जब ये कांस्टेंट है तो इसमें परिवर्तन होगा ही नहीं, परिवर्तन नहीं होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे? 0। तो आंशिक अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, y और z का सीधा रिजल्ट लिख देंगे। x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो तो d किस में बदल जाएगा? डेल v अपॉन में डेल x बराबर, यहाँ पे आएगा माइनस डेल अपॉन में डेल x, और इसका अवकलन करना है EX
डॉट डेल एक्स, डी डेल में बदल गया, माइनस आगे इसका करो डेल अपॉन में डेल वाई, सॉरी एक्स, एक्स के सापेक्ष करने, डेल अपॉन में डेल एक्स, ब्रैकेट में क्या ई बाई डॉट डेल वाई, माइनस तीसरे वाले का भी करेंगे डेल अपॉन में डेल एक्स, यहाँ पे ई जेड डॉट डेल जेड। क्लियर। अब देखो इसमें x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, आंशिक अवकलन, तो इसका x के सापेक्ष एक हो जाएगा, x का x के सापेक्ष, या डेल x का x के सापेक्ष एक हो जाएगा, ये x बचेगा, जबकि यहाँ पे दोनों जीरो हो जाएंगे क्योंकि x के सापेक्ष y और z कैसे हैं, कांस्टेंट। तो फाइनली क्या आएगा, फाइनली हमारे पास निकल के आएगा डेल v अपॉन में डेल x, डेल v अपॉन में डेल x बराबर माइनस, यहाँ पे देखो x के सापेक्ष अवकलन एक हो गया तो क्या बचा, माइनस ई एक्स के बाद, माइनस ई एक्स, देख लो ढंग से, माइनस ई एक्स बचा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई एक्स बराबर माइनस डेल बी अपॉन में डेल एक्स। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई है, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है। अब ऐसे ही y के सापेक्ष करो और ऐसे ही z के सापेक्ष करो, ये दोनों भी करो, और इसका मैं सीधा रिजल्ट लिख रहा हूँ, तुम सॉल्व करके देख लेना। तो सीधा रिजल्ट क्या आएगा, डेल v अपॉन डेल y, यहाँ पे लिख देना y के सापेक्ष, y के सापेक्ष कर रहा हूँ मैं, जब y के सापेक्ष करेंगे डेल y, डेल v अपॉन डेल y बराबर माइनस ई वाई, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई वाई बराबर माइनस डेल v अपॉन डेल y। इक्वेशन नंबर कौन सी, 5। क्लियर है। अब z के सापेक्ष करो, z के सापेक्ष, जब z के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करेंगे या पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल v अपॉन में डेल z बराबर कितना, माइनस ई जेड, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई जेड बराबर माइनस डेल v अपॉन में डेल z, और इसको डाल देंगे हम समीकरण नंबर 6। बोलो क्लियर है। समीकरण 4 हो गया, 5 हो गया और समीकरण हो गया 6। ई एक्स ई वाई ई जेड जिसके मान हमको चाहिए निकल गए, इन तीनों के मान उठा के समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 से, समीकरण 3 में नहीं, समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, क्योंकि हमको ये निकालना था ना, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ई वेक्टर बराबर यहाँ पे देखो ई एक्स इंटू आई कैप, ई एक्स का मान कितना है, माइनस डेल v अपॉन में डेल x इंटू आई कैप। अब ई वाई का मान ये वाला लिखेंगे, ई वाई की जगह पे वाला मान लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस डेल v अपॉन में डेल y इंटू जे कैप, और माइनस डेल v अपॉन में डेल z इंटू के कैप। इस तरीके से हम विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं अगर डेल v का मान दिया है तो। क्लियर है। इसको मैं एक तरीके से और भी लिख सकता हूँ, जो कि आरबीएससी के सिलेबस वाली बुक में लिखा हुआ है, ई वेक्टर बराबर, इसमें से अगर मैं b कॉमन ले लूँ तो क्या बचा, आई कैप डेल अपॉन में डेल x माई प्लस जे कैप डेल अपॉन में डेल y प्लस के कैप डेल अपॉन में डेल z और इनटू v। इसको डेल संकारक बोलते हैं। डेल संकारक कैसे लिखेंगे, ई वेक्टर बराबर माइनस डेल वेक्टर, डेल संकारक वेक्टर v। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। ये तो हुआ मेथड। कई बार चीज़ें मेथड से समझ में नहीं आती, डायरेक्ट समझ में आती हैं, तो अब एक आध न्यूमेरिकल इसका करा देते हैं। इसके न्यूमेरिकल 3 तरीके के न्यूमेरिकल इसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहला तरीका मैं बता रहा हूँ कि यदि v बराबर 2x माइनस वाई प्लस जेड हो तो 1,0,1 पर विद्युत क्षेत्र की गणना करो। देखो कैसे करना है ये सवाल, बहुत इजी मेथड है। सबसे पहले तो ई वेक्टर बराबर, चूंकि ई वेक्टर बराबर होता है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, समीकरण नंबर 1। क्लियर। हमको ई एक्स ई वाई और ई जेड निकाल के इसमें रख देना, आंसर आ जाएगा। सेम वही मेथड की तरह। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, समीकरण ये जो है ना v बराबर, चूंकि v बराबर कितना दे रखा है, v बराबर 2x माइनस वाई प्लस जेड, समीकरण 2 डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं dv अपॉन में dx,
डी वी अपॉन में डी एक्स या डेल वी अपॉन डेल एक्स एक ही बात है। तो इसका मान बताओ कितना आएगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये किसका मान होता है, डेल वी अपॉन डेल एक्स किसका मान होता है, मेथड में बताया था मैंने, ये किसका मान होता है, ई एक्स का। तो सबसे पहले निकालेंगे ई एक्स बराबर होता है डेल वी अपॉन में डेल एक्स बराबर कितना, यहाँ पे माइनस का चिन्ह और आएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर कितना, माइनस यहाँ पे डेल अपॉन में डेल एक्स और v का मान कितना है 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ गया, x के सापेक्ष अवकलन करना है तो 2x का 2 कांस्टेंट है, x का अवकलन 1 होता है और इन दोनों का अवकलन 0, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। बोलो सही है गलत है, 2 आया कि नहीं आया, कितना, ये किसका मान है, x अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पे न्यूटन पर कूलाम लिख दो या फिर लिख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर। क्लियर। अब ई वाई का मान निकालते हैं, तो ई वाई बराबर कितना, माइनस, अच्छा माइनस का चिन्ह लगाना भूल गए, यहाँ पे माइनस और आएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर कितना, माइनस डेल अपॉन में डेल वाई ब्रैकेट में 2x माइनस वाई प्लस जेड। देखो y के सापेक्ष x और z तो 0 हो जाएंगे और माइनस यहाँ पे बाहर चल ही रहा है। अच्छा मुझे बताओ x का और z का अवकलन 0 है तो इसको छोड़ दो, 0, y का अवकलन कितना होगा, y का अवकलन होगा -1 और प्लस z का 0 बराबर कितना आ गया, प्लस का 1 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, अब निकालते हैं ई जेड का मान, तो ई जेड बराबर कितना, माइनस डेल वी अपॉन में डेल जेड बराबर माइनस डेल अपॉन में डेल जेड सेम 2x माइनस वाई प्लस जेड। देखो सबसे पहले माइनस बाहर ले लो, ये माइनस बाहर चल ही रहा है, 2x का अवकलन 0, y का अवकलन -0 और z का अवकलन कितना, +1 बराबर कितना आ गया, 1 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, अब देखो अतः समीकरण 1 से E बराबर क्या होता है, ई एक्स आई कैप, ई एक्स का मान कितना है -2 आई कैप और ये प्लस नहीं है माइनस आएगा -1, ठीक है ना, -2 आई कैप प्लस जे कैप और माइनस के कैप वोल्ट प्रति मीटर। इतना विद्युत क्षेत्र आ गया। एक चीज़ बता दूं मैं तुमको, इनको रखने की कहीं भी जरूरत पड़ी नहीं पड़ी ना, तो निर्देशांक पर इसका मान निर्देशांक पर निर्भर कर रहा है, नहीं कर रहा है, और निर्देशांक पर निर्भर नहीं कर रहा ना, तो ई कैसा है, ई कांस्टेंट है, ई कैसा है, कांस्टेंट। मतलब ई का मान निर्देशांक पर निर्भर नहीं कर रहा, कोई भी निर्देशांक पर निकालोगे तो यही आएगा, तो इसका मतलब है कि ये हर जगह एक जैसा है और एक जैसा है तो ये कांस्टेंट है। अगर तुमसे इसका मॉड निकलवा ले तो मॉड ई, वेक्टर याद करो, ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर प्लस ई जेड, इन तीनों का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर +1 बराबर √6 वोल्ट प्रति मीटर। हर जगह पे इतना विद्युत क्षेत्र होगा प्रत्येक बिंदु पर। ये पहले टाइप का सवाल था जिसमें ई कांस्टेंट प्राप्त हुआ है। कांस्टेंट प्राप्त होने का मतलब है ई का मान निर्देशांकों पर निर्भर नहीं कर रहा है, प्रत्येक जगह पे एक समान है। अब दूसरे सवाल पे आते हैं जिसमें कि विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट प्राप्त नहीं होगा। दूसरे टाइप का दूसरा सवाल जिसमें विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट होगा या नहीं ये पता लगाना और विद्युत क्षेत्र का मान भी निकालना है। v बराबर इतना है तो 1, 2, 3 इस निर्देशांक पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ये इक्वेशन नंबर 1 है और इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना जानते ही हैं, तो पहले सीधा ई एक्स का मान निकाल लो। ई एक्स बराबर क्या होता है, माइनस डेल वी अपॉन में डेल एक्स बराबर माइनस डेल अपॉन में डेल एक्स, डेल अपॉन में डेल एक्स, यहाँ पे क्या आएगा x² वाई प्लस y² जेड बराबर, इसका अवकलन करो तो देखो इसमें x के सापेक्ष अवकलन y और z का 0 होता है, केवल x का होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे दोनों का अलग अलग मैं करके बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे माइनस तो मैंने यहाँ ले लिया, दोनों का अवकलन करेंगे, एक होगा डेल अपॉन में डेल एक्स
पहला अवकलन है एक्स स्क्वायर वाई और दूसरा अवकलन है डेल अपॉन में डेल एक्स वाई स्क्वायर जेड। तो एक चीज़ याद रखना, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके इसलिए बताया जिससे तुमको समझ आए आसानी से। x के सापेक्ष x, इसमें तो x आ रहा है तो इसका अवकलन 0 नहीं होगा, इसमें x नहीं आ रहा तो इसका 0 हो जाएगा, केवल इसका अवकलन होगा। तो y कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो y और x स्क्वायर का कितना होता है 2x, x स्क्वायर का कितना होता है 2x। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x और यहाँ पे क्या बचेगी 0, तो ये आ जाएगा 2x नहीं 2xy। तो कैसे आया 2xy, एक बार वापस समझ लो, माइनस यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आया, इसका y तो कांस्टेंट है बाहर ले लो, x स्क्वायर का 2x होता है प्लस इसका 0 बराबर कितना आ गया माइनस 2xy। ये ex का मान आ गया, किसका मान आया ये ex का। अब निकालते हैं ey पता करते हैं। तो ey बराबर क्या होता है माइनस डेल v अपॉन डेल y बराबर माइनस डेल अपॉन में डेल y और एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड। देखो इसका अवकलन करो, अब डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, इसमें y आ रहा है इसमें भी y आ रहा है, दोनों में y आ रहा है तो 0 कोई सा नहीं होगा। इसका तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, y का 1, तो इसका होगा माइनस लग रहा है बाहर, माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, इसका तो एक्स स्क्वायर और इसका कितना हुआ वाई स्क्वायर का तो 2y जेड प्लस 2y जेड। ये किसका मान आ गया, ये मान आया ey का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अगला है ई जेड बराबर माइनस डेल v अपॉन डेल जेड बराबर माइनस डेल अपॉन में डेल जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड। ध्यान से समझना, इसमें जेड इसमें नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका तो मैं सीधा सीधा माइनस ब्रैकेट में 0 और इसका देखो प्लस जेड के सापेक्ष जेड का 1 होता है तो केवल क्या बचा वाई स्क्वायर जो कांस्टेंट है वाई स्क्वायर, तो बराबर आ गया माइनस वाई स्क्वायर। अब हम निकालते हैं चूंकि ई वेक्टर बराबर होता है ई एक्स इंटू आई कैप प्लस ई वाई इंटू जे कैप प्लस ई जेड इंटू के कैप। तीनों का मान लिख दो, तीनों का मान लिखोगे तो क्या आएगा देखो, ई एक्स का मान कितना है माइनस 2xy इंटू आई कैप और ई वाई का मान माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y जेड इंटू जे कैप और प्लस ई जेड का मान माइनस वाई स्क्वायर इंटू के कैप। इतना विद्युत क्षेत्र हमको प्राप्त होगा। अच्छा, इस विद्युत क्षेत्र में मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो विद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त हुआ है क्या ये कांस्टेंट है या कांस्टेंट नहीं है? अगर एक्स वाई जेड पर निर्भर कर रहा है तो कांस्टेंट नहीं है, और एक्स वाई जेड पर निर्भर नहीं कर रहा है तो ये कैसा है कांस्टेंट। तो बताओ एक्स वाई जेड पर निर्भर कर रहा है कि निर्भर कर रहा है कि इसमें एक्स वाई आ रहा है, पहले तो 1 2 आए थे, तो ये निर्भर कर रहा है, इसलिए कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, हर बिंदु पे अलग अलग होगा। अब हमें किस बिंदु पे निकालना है? हमको निकालना है 1, 2, 3 पर, मतलब x का मान 1, y का मान 2 और z का मान 3, इस बिंदु पे निकालना है। तो इस बिंदु के लिए ई वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा? देखो x कहीं पे आता है तो 1 लिख दो, y आता है 2 लिख दो और z आता है 3 लिख दो। 2xy, तो 2 इंटू एक्स का मान 1 और y का मान कितना 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना आ गया माइनस 4i कैप, सही है, और माइनस यहाँ पे देखो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2yz, एक्स स्क्वायर एक्स कितना है 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2yz 2 इंटू वाई, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, माइनस 12 जे कैप और माइनस वाई स्क्वायर 4 के कैप। ये आ गया, इतना विद्युत क्षेत्र होगा। यहाँ पर लिख देना न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। अगर इसका परिमाण पूछ ले तो ई वेक्टर का मॉड बराबर ई बराबर कितना, अंडर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर बराबर जो भी इसका आंसर है वो इसका आंसर है। भाई 4 का स्क्वायर 16 16 32 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 और 32, तो यहाँ पर आ जाएगा 144 प्लस 32। इन दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा 6 4 3 7 176,
क्या, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। ये इसका परिमाण है और ये इसका सदिश रूप में मान है। ठीक है, तो कांस्टेंट है या कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट नहीं है, हर बिंदु पे कैसा है, अलग अलग। पर्टिकुलर इस बिंदु पे कितना है, तो इस बिंदु पे होगा √176 न्यूटन पर कूलम। तो समझ में आ गया होगा ये सवाल। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो रिवर्स करके वापस देख लेना, सवाल अच्छा था। ऐसे एक आध दो सवाल तुम्हारी बुक में भी दे रखे होंगे, उनको सॉल्व करके देख लेना, बुक से उनके आंसर मैच करना। सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा। तो देखो एक लास्ट सवाल लेते हैं, और ये बहुत बढ़िया सवाल है, जितना बढ़िया उतना ही सरल है, लेकिन ये बहुत सारे बच्चों से नहीं होगा। ठीक है, ऐसा शायद एक भी सवाल तुम्हारी बुक में नहीं होगा, और ये अलग टाइप का थोड़ा सवाल है। जब इतनी हमने तैयारी कर ली है तो इस टाइप के सवाल भी हमको आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेपर में नहीं आ सकता, पेपर में तो आ सकता है, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस का ही है। बुक में एक भी सवाल इसका ऐसा नहीं दे रखा है, इसलिए ये मत सोचना कि ये आएगा नहीं। बस ऐसा सवाल आ जाता है तो बच्चे बोलते हैं अरे सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं, पूरा पेपर समझ में ही नहीं आया, कहाँ से आया। समझ में कहाँ से आएगा, तुमने टॉपिक समझा होता तो समझ में आता ना। चलो देखो इसका सॉल्यूशन समझते हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। भाई सवाल ये कह रहा है, उल्टा सवाल दे दिया है। अभी तक जो हम सवाल कर रहे थे उसके नेचर के अपोजिट सवाल है, जो पहला टाइप था। इसमें ई वेक्टर बराबर इतना है, तो ए और बी के बीच के मध्य विभवांतर ज्ञात करो। जिस बच्चे ने दूसरी जगह से ये पढ़ रखा हो, या फिर जो कहीं ट्यूशन वूशन जाके कहीं से भी पढ़ रहा हो, उस बच्चे से सवाल पूछें, शायद उससे नहीं होगा। चलो खैर, अगर कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ब्रिलियंट बच्चा है। बाकी मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास भी कि नहीं होगा। ई वेक्टर बराबर इतना है, ए और बी के बीच में विभवांतर ज्ञात करो। तो इस सवाल को समझो, इसमें ई वेक्टर का मान कांस्टेंट है क्या? अगर कांस्टेंट होगा तो एक्स वाई जेड पर निर्भर नहीं करेगा, कांस्टेंट नहीं होगा तो एक्स वाई जेड पर निर्भर करेगा। तो देखो ई बराबर एक्स वाई जेड दिख रहे हैं इसमें, मतलब इस पर तो गड़बड़ है, ये कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट होता तो सीधे सीधे पहली वाली जो केस था उसका फॉर्मूला लगा देते, क्या, डेल्टा वी बराबर माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर, ये लगा देते। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन डी वी बराबर इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये लगाना पड़ेगा। बोलो क्लियर? ये हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, इसको भी लगाएंगे। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा बी बराबर माइनस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। चलो इसको लगाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं इसको, और इसको लगाने के बाद क्या आएगा वो भी हम निकाल के देखते हैं। चलो सवाल में ई वेक्टर हमको दे रखा है, चूंकि सूत्र सबसे पहले डेल्टा बी बराबर ए व बी के मध्य का विभवांतर, तो बी बी माइनस बी ए बराबर माइनस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अच्छा, ई वेक्टर का मान सवाल में दे रखा है, डी आर वेक्टर नहीं दे रखा, तो डी आर वेक्टर तो एक्स वाई जेड के पदों में हम खुद लिखेंगे। माइनस इंटीग्रेशन कौन कौन से बिंदुओं के बीच, ए टू बी। अगर हमने वी वी माइनस वी ए लिया है तो ए टू बी, और उल्टा ले रहे हो वी बी माइनस वी ए माइनस वी बी ले रहे हो तो बी टू ए। पता है ना क्यों ले रहे हैं ऐसा? क्योंकि विस्थापन की दिशा को व्यक्त कर रहा है। जब V अंतिम बिंदु है, A प्रारंभिक बिंदु है, तो A से B जा रहे हैं हम। ठीक है, A से B। यहाँ पे ई वेक्टर का मान कितना दिया है देखो, एक्स आई कैप माइनस 2y कैप प्लस जेड के कैप डॉट किसके साथ, डी आर वेक्टर क्या लेते थे हम, डी आर वेक्टर डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। क्लियर है? डॉट गुणनफल करो इनका, तो डेल वी की जगह तो सीधा यही चलने दो, वी वी माइनस वी ए बराबर माइनस ए टू बी, और यहाँ पे इनका डॉट गुणनफल करो। तो डॉट गुणनफल करना मैंने बता दिया था, क्या आएगा, एक्स डॉट डी एक्स प्लस माइनस करेंगे। अब करेंगे 2y का dy के साथ, तो कितना आएगा, माइनस 2y डॉट डी वाई, और z में कितना है, प्लस z इंटू डी जेड,
और यहाँ पे लिमिट लगी हुई है ऑलरेडी a टू b। अब इसका तीनों का समाकलन करना है। तीनों का समाकलन इसका x के सापेक्ष, इसका y के सापेक्ष और इसका z के सापेक्ष। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन, लिमिट बड़े वाले ब्रैकेट पे लगा दो, हालांकि ऐसे लगाते नहीं है, अलग अलग से बचना चाह रहा हूँ मैं भी। तुम चाहो तो अलग अलग लिखो, मत लिखो, तुम्हारी मर्जी है। माइनस एक्स डॉट डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 2y डॉट डी वाई और प्लस इंटीग्रेशन z डॉट डी जेड। यहाँ लिमिट a टू b, तीनों की एक साथ लिमिट लगा लो, क्या मतलब है, फालतू में दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। bb माइनस बी ए, पेपर में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आता है तो। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन समाकलन कर रहे हैं तो जो पावर है उसमें एक ऐड कर दो, उसी का भाग लगा दो। x का x स्क्वायर बटे 2 होगा माइनस इसका हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2। अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि ये माइनस है, 2y का करो तो 2 तो यहाँ पे रहेगा और y का कितना, y स्क्वायर बटे 2 और फिर प्लस आएगा z का कितना, z स्क्वायर बटे 2 और इसकी लिमिट क्या लग रही है a टू b। अब a टू b क्यों लिमिट लगा रहे हैं, क्योंकि a b के निर्देशांक हमको पता है तो इनके निर्देशांक इनकी जगह पे हमको लिखने हैं। चलो v इसके सामने ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बचा, x स्क्वायर बटे 2, यहाँ पे बचा x स्क्वायर बटे 2 माइनस यहाँ पे क्या बचा, 2 से 2 कट गया तो y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बटे 2 और इसकी लिमिट कितनी है, a के लिए कितना है निर्देशांक 0, 2, 4, ऊपर कितने हैं 2, 1, 0। क्लियर, इस लिमिट को रखना है तो वी माइनस वी ए बराबर, देखो लिमिट रखने का तरीका, सबसे पहले x के लिए लिमिट रखेंगे, फिर y के लिए, फिर z के लिए। तो 1/2 तो बाहर ले लो, इसमें से 1/2 मैंने बाहर ले लिया। अब x स्क्वायर या फिर एक काम करो, सब के लिए पहले तो ये लिमिट रख दो माइनस, ऊपर वाली लिमिट रख दो पहले तो, फिर नीचे वाली लिमिट माइनस कर देंगे। देखो x की जगह पे नीचे ऊपर वाली लिमिट रखेंगे तो x की जगह है तो 2, y की जगह पे 1 और z की जगह पे 0। चलो रखो तो क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कर रहा हूँ पहले मैं, अपर लिमिट कितनी, x की लिमिट 2 का स्क्वायर 4 बटे 2 माइनस y की जगह पे 1 और प्लस 0 बटे 2 और इसमें से लोअर लिमिट को घटा दो तो लोअर लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट कितनी, चलो इसको छोटे ब्रैकेट में बंद करो, इसको छोटे ब्रैकेट में माइनस, यहाँ से दूसरा छोटा ब्रैकेट, दूसरे वाले में लोअर लिमिट रखेंगे तो x की जगह पे क्या लिखेंगे 0 बटे 2 माइनस y की जगह पे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे z की जगह पे 4 का स्क्वायर 16 बटे 2, ये बटे में 2 चल रहा है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व कर लो तो वी माइनस वी ए बराबर 4 बटे 2 कितना होता है, 4 बटे 2 होता है 2 माइनस 1 और प्लस 0, ये तो छोड़ दो, 1 बचा माइनस यहाँ से देखो ये कितनी बची 0 माइनस 4 और प्लस ये कितना 8, ये बचा। सॉल्व करो, यहाँ पे कितना 1 माइनस यहाँ पे प्लस का 4 बचा 1 माइनस 4 बराबर -3 वोल्ट। ये इनके बीच का विभवांतर निकल के आया -3 वोल्ट। अगर इसको हम उल्टा निकालते वी ए माइनस वी निकालते तो फिर लिमिट क्या रखते, लिमिट रखते b से a और हमारा आंसर आ जाता +3 वोल्ट। करके देख सकते हो, इसका आंसर +3 वोल्ट आ जाएगा अगर तुम उल्टा करोगे तो इस सवाल में कुछ था नहीं, बिल्कुल आसान सवाल था, इस तरीके से इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। एक बार नोट कर लें इस सवाल को। और आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही काफ़ी हो गया है। इसके बाद में मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में कल, और उस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ाएंगे ठोस और खोखले गोले के अंदर विभव का मान।